उधर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर एक बार फिर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करते हुए B-2 बॉम्बर से बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया है। दावा किया जा रहा है कि 131 शहरों में जोरदार धमाके सुने गए हैं। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ की भी मौत हो चुकी है। अली खamenei की मौत के बाद हालात और बद से बदतर हो गए हैं और इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका के इस कार्रवाई ने मिडिल ईस्ट को भी भीषण जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई समेत कई जगहों पर खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और 7 देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया है। उधर पाकिस्तान और गिलगित बल्चिस्तान में हिंसक प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यूएन दफ्तरों को आग के हवाले किया गया और अमेरिकी दूतावासों पर चढ़ाई के दौरान गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर भी सामने आई है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक IRGC ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए पाकिस्तान को धमकी भी दी है। IRGC का कहना है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने पाकिस्तान पर अपने हवाई क्षेत्र अमेरिका को इस्तेमाल करने देने का आरोप भी लगाया है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया। YS हमले से जिस तरीके से ईरान को भारी नुकसान हुआ, उसके बाद से ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। इजराइल के 3 अभी में हाल ही की अगर बात की जाए तो इजराइल के 3 ठिकानों पर जो 3 इमारतें हैं वो खंडहर में तब्दील हो गई हैं। ईरान ने अपने पूरे दमखम से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोल दिया है। यहां तो देखने वाली बात यह होगी कि यह जंग अब कहां जाकर रुकेगी। अगर माने तो विशेषज्ञ मानते हैं कि नाटो देश भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। अगर ये बात सच होती है तो युद्ध भयंकर रूप लेगा और आने वाले कई दिनों तक यह युद्ध चलेगा। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। आपको जुड़ गए हैं खन्ना जी और मंगोत्रा जी, दोनों लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। सबसे पहले सवाल हमारा खन्ना जी से है। खamenei की मौत ईरान में हुई और आप देखिए भारत के अंदर भी उसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। क्या किसी देश की सुरक्षा केवल धर्म के आधार पर हो सकती है या अनदेखी की जा सकती है, या फिर सुरक्षा को मायने नहीं दिया जा रहा है, या फिर कोई मतलब नहीं है किसी भी देश की सुरक्षा, सिर्फ धर्म ही आगे चलता रहेगा? सॉरी, अनम्यूट कर लिया मैंने अपने आप को। प्रोग्राम के शुरू में आपको, आपके दर्शकों को और कल मंगोत्रा साहब, हम काफी टीवी चैनल पे एक साथ आते रहे हैं। जय हिंद। और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा करेक्शन देना चाहूँगा। मैं ब्रिगेडियर हूँ इंडियन आर्मी में, और मेजर जनरल या जनरल रैंक नहीं है मेरा। दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं कि लीडर लीडर देखिए, कहीं पे भी विश्व में चाहे वो रिलीजियस लीडर हो या मिलिट्री लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, जिसकी एक साठ गांठ जो है एक देश के साथ 30 साल 40 साल तक वो वहां पे रहे हुए लीडर, बहुत ज्यादा मायने रखता है उनके जो आम जनता है। और वैसे ही 1979 में जब ये रेवोल्यूशन हुई थी ईरान में, आयतोला खोमेनी, ये अल खमेनी है, वो आयतोला खोमेनी थे। तो खोमेनी साहब के टाइम जो है उन्होंने ईरान को बिल्कुल ही बदल दिया। 79 से पहले ईरान एक बहुत ही प्रोग्रेसिव देश था, बहुत ही मॉडर्न देश था, और वो अपने आप को बाकी जितने भी देश थे, चाहे मिडल ईस्ट में हो चाहे यूरोप में हो, उनके साथ वो अपनी गिनती करता था। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो है वहां पे धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया, और शरिया लॉ जो है वो काफी हद तक वहां पे लागू हुआ है। इससे आम जनता के ऊपर बहुत ज्यादा रोष हो गया। पिछले 2-3 साल में जो है वहां की आम जनता ईरान की, वो चाहती थी कि अल खमेनी को जो है किसी तरह हटाया जाए, वो उनके पक्ष में नहीं थी। इसी चीज का फायदा ट्रंप उठाना चाहते थे, और पिछले कई सालों से वो कोशिश कर रहे थे कि एक तख्ता पलट हो जाए बिना मिलिट्री इंटरवेंशन के। यानी ईरान की आम जनता खड़ी हो जाए
और अल खमेनी के ऊपर इतना दबाव बना दिया जाए कि वो अपने आप ही जो है अपनी कुर्सी छोड़ दें और वहां पे एक दूसरी सरकार लागू हो जाए, जो कि अमेरिका की अपनी मर्जी की सरकार। हम्म। अ, ये हो नहीं पाया। और इसी वजह से अमेरिका ने फिर दूसरा एक सोचा कि हम क्या करें। तो अमेरिका, इजराइल और बहुत से यूरोपियन देश जो हैं और साथ में मिडिल ईस्ट के भी बहुत से ऐसे देश हैं जो कि नहीं चाहते कि ईरान जो है वो न्यूक्लियराइज वेपन स्टेट हो, मतलब उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हों। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि ईरान जो है वो एक सुन्नी प्रीडोमिनेंट देश है, करेक्ट, शिया है। और जितने भी मिडिल ईस्ट के बाकी देश हैं वो सब मैक्सिमम सुन्नी हैं। तो एक तो इस वजह से, दूसरा अगर उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल आ जाती हैं तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले वो इसराइल के ऊपर करेगा। क्योंकि ये अल खमेनी की भी इच्छा रही है कि वो अमेरिका को और इसराइल को पूरी दुनिया के नक्शे से जो हटाना चाहते हैं। अब अमेरिका तो बहुत दूर है ईरान से, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो डेवलप करते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। जिसकी रेंज जो है अमेरिका तक जाती है, और यही जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो उनके ऊपर दागे जाते हैं। तो एक तख्ता पलट का था ब्रिगेडियर खन्ना, मंशा। देखिए जिस तरीके से खबरें सामने आई कि इजराइल जो है वो ईरान को इसलिए रोक रहा है क्योंकि जिस तरीके से परमाणु हथियार ईरान के अंदर तैयार किए जा रहे थे, पहले तो उन पर रोक लगाई गई, उसके बाद में उनको जब लगा कि जो रेंज रखी गई थी वो रेंज भी अभी इजराइल की उस रेंज की जद में इजराइल आ रहा है। इस वजह से इजराइल ने पहले अमेरिका को उकसाया, उसके बाद में अमेरिका को साथ में लेकर के ईरान पर इस तरीके से घातक हमला शुरू किया। थोड़ा मैं इसमें डिफर करूंगा आपसे। हम्म। इसराइल ने अमेरिका को नहीं उकसाया। हम्म। अमेरिका जो है वो इसराइल को उकसाता है, हम्म। क्योंकि वो इसराइल को एक प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका बहुत दूर है मिडल ईस्ट से, हम्म। पर इसराइल तो वहीं पे है। और बिल्कुल। अगर इसराइल का वर्चस्व वो मिडल ईस्ट के अंदर कायम कर सकता, एक बात हो रही थी कि ग्रेटर इसराइल बनाने की, तो अगर वो अपना वर्चस्व कायम कर सकता तो कंट्रोल वो बैठा अमेरिका में। मैं ट्रंप का एग्जांपल आज की डेट में लूंगा कि ट्रंप बैठे हुए हैं अमेरिका में हम्म। और कंट्रोल वो मिडल ईस्ट को कर रहे हैं इसराइल के द्वारा। और इसराइल जो है वो अब काफी शक्तिशाली और संपन्न देश है। ठीक तो कहा। ये वर्चस्व वर्चस्व की लड़ाई जो है वहां हम्म। पे चलती जा रही है। टर्की भी कोशिश कर रहा है कि मिडल ईस्ट में वो वहां का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाए। ईरान की भी मंशा थी, बट ईरान के फेवर में ये नहीं नहीं हो सकता था, क्योंकि वो शिया प्रीडोमिनेंट स्टेट है। जी। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। कर्नल मंगोत्रा, देखिए चीन की तरफ से इसी बीच बयान दिया गया कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि ईरान पर हमला हो सकता है। क्या यह बयान इसलिए है कि अब तक जो देखा गया 6-8 महीने से जितनी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी वो चीन की रही हैं ईरान के अंदर। चीन बताना चाह रहा है कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था, बात बिगड़ जाएगी और हालात इतने बिगड़ जाएंगे, हालात युद्ध तक पहुंच जाएंगे। सोनम जी, क्या आप सोच सकती हैं कि इतना बड़ा देश जो है और जो जिसकी इंटेलिजेंस इतना काम करती है और उसको ये मालूम ही ना हो कि क्या हो रहा है आसपास और क्या नहीं हो रहा। पहली बात। दूसरी बात, मेरा अपना ओपिनियन है कि जो चाइनीज हैं हम्म। वो इंटरफेयर करना नहीं चाहते। वो बिल्कुल, उनकी जो आवाम है हम्म। वो बिल्कुल ये चाहता है कि हम संपन्न हैं, हमें क्यों किसी से जुड़ू में जाकर अपनी टांग अड़ानी है। और हम्म। वो इस मामले में बिल्कुल चुप करके, आप देखिए कि उन्होंने पाकिस्तान जब वहां भी हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के पीछे खड़े रहे। हाँ जी, हम आपके साथ हैं, पर साथ हैं बस आपके हौसला देने के लिए, मॉरली हम आपके साथ। चाइनीज जो है वो इसमें, जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है, वो इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक है उनको चाइनीज की सब सपोर्ट इनका कि भाई हमारे पीछे चाइना भी है, चाइना खड़ा है, ठीक है। जब, हाँ, अगर चाइनीज का इंटरेस्ट जो है वो कहीं किसी नुकसान में आता है तो तब चाइनीज डेफिनेटली जो है वो रिएक्ट करेंगे। पर चाइनीज, जहां तक हमें लगता है कि इस वक्त वो अपना फायदा देखेंगे, क्योंकि हम्म। तवान उनके सामने है। तो इस वक्त भाई हमारे को कोई छेड़ नहीं रहा, उनका लगा हुआ अपना, व्हाई नॉट टू क्लेम ताइवान। तो वो ये भी हो सकता है कि आप देखिए कि कुछ चंद
अगले कुछ दिनों में ऐसा ना हो कि ताइवान के ऊपर हमला करे और ताइवान को अपने कब्जे में लेने की जो है वो इसी कोशिश पॉइंट पर पहले भी आते कर हैं रहा सर। है सर इसी पॉइंट और पर अब आते भी हैं। करेगा। इसी पॉइंट पर आते हैं। जो युद्ध है वो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा है, लेकिन हम बात बीच बीच में चीन की भी करते हैं, क्योंकि चीन का दैट्स भी हित इन सभी देशों के साथ जुड़ा हुआ है। और वजह क्या है? बिल्कुल अमेरिका की जो नीति है उसमें थोड़ा बदलाव कह सकते हैं, थोड़ा अग्रेशन भी है उस नीति में। अमेरिका चाहता है कि चीन कंट्रोल में रहे, क्योंकि दुनिया के अंदर चीन अमेरिका का एक बड़ा कॉम्पिटिटर है। बिल्कुल, तो ये सारी दुनिया जानती है। और देखिए ऐसा है कि जैसे आप कहीं भी इसको देख लीजिए, चाइनीज जो है वो बिल्कुल शांत रहकर चुप रहकर देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है, अनलेस टिल दैट, क्योंकि उनका आवाम आजकल उनसे भी सवाल पूछता है कि उनके भी अगर कोई आदमी मारे जाते हैं तो पहले जो था वो नहीं था, पर अब आवाम जो वहां पर उनके भी बच्चे जो फौज में मारे जाते हैं उनके सवाल पूछे जाते हैं कि क्यों आप ये कर रहे हैं, वाई आर यू गेटिंग इनटू दिस, जब हम संपन्न हैं, सब कुछ हमारे पास है, सब चीज है। तो एक थोड़ा थोड़ा सा आवाम का भी एक बड़ा वो जो है वो रोल अदा होता है। अब आ गया आपका कि इस तरफ अगर हम आते हैं जो लड़ाई की चल रही है, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा इसको क्लियर किया है कि पहले आपको बैकग्राउंड दी है उन्होंने कि भाई कब से 79 से पहले जो अपना ईरान था वो एक एकदम मॉडर्न सिटी थी। वहां पर अगर आप उसकी पिक्चर तुम्हारी पुरानी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। इट वाज यूज्ड टू लुक लाइक टू कॉल इट द मिडिल ईस्ट। बिल्कुल। मिडिल ईस्ट का एक बड़ा खूबसूरत विजिटिंग प्लेस था। बट क्या है कि उसके बाद जब ये शरीयत लॉ जो वहां पर आए और उन्होंने अपना आकर फोर्स किया कि जो कि बुर्का पहना जाएगा, उसके ऊपर जो उनके तमाम जितने भी जो हकूक थे उनको जो बंद कर दिया और इस्लामिक रूल के ऊपर बिल्कुल काम करना जो शुरू कर दिया, जिससे कि वहां के अवाम भी यही चाहता था कि अभी आपने देखा होगा कल पिक्चर्स आई हैं कि जिसमें वहां की लड़कियां अपने हिजाब को जला रही हैं। ये पिक्चर्स हैं, आप देखिए उसमें। तो वहां की जनता ये चाहती थी, जैसे ब्रिगेड साहब ने बताया आपको, कि दे ऑल्सो वांटेड कि भाई इस जो हमारे ऊपर खूनखार आदमी जो बैठा हुआ है इसको हटाया जाए। अमेरिकन को ये मौका बहुत अच्छा मौका था, इजराइल चाहता ही था। तो अमेरिकन, जैसा ब्रिगेड साहब ने बताया कि अमेरिकन इजराइल को इस्तेमाल करेंगे, वो खुद इस्तेमाल नहीं होंगे। इजराइल उनके सामने है, वो जब जैसा चाहे उनको, जैसा कि उन्होंने हेलसिंकी को लड़ा रखा है कि भाई तुम चलो हम तुम्हारे पीछे हैं, और वो पूरा मुल्क जो है वो तबाह करवा दिया उन्होंने। तो अभी इस वजह से ये, और लड़ेगा कितनी देर तक, हाँ ये है कि अभी आप देखिए कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, जो है कि कहते हैं ना दवाई खाई है और उसके बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत भारी जो है वो निकल के आएंगे। बिल्कुल। उनके ऊपर हम लोगों को बहुत आगे तक ध्यान करना है, बिकॉज ये बहुत निहायत जरूरी है। आप देखिए कि आज उन्होंने कहा कि हमारे न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उन पे अटैक किया जा रहा है, और अगर वो अटैक होता है और रेडिएशन निकलती हैं तो आप देखिए कि क्या इफेक्ट होगा रेडिएशन का। एक बहुत भारी हमारे लिए, आज पूरी एयर स्पेस बंद है, पूरा जो है ग्लोबली जो इंटरनेशनल जो रूट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, पूरे जहाज बंद हैं। एक जो दुबई का जो एयरपोर्ट जो कभी सोता ही नहीं, जहां कभी आदमी सोते ही नहीं है, 24 आवर्स चलता है वो, आज वहां पर बिल्कुल शांति है, कोई आदमी जहाज चलने को वहां नहीं खड़ा है। तो ये जो हालात बनते जा रहे हैं, लड़ाई आगे नाटो अभी कह नाटो भी अगर आ गई तो वो मुल्क भी इनके साथ उलझ जाएंगे। तो अभी देखना यही है कि जहां तक लगता है, जहां तक हमें लग रहा है कि उधर आप देखिए पाकिस्तान में भी बुरी हालत हो रही है, उधर बलूची तालिबान और अफगानी जो है वो अपना मौके का फायदा उठा रहे हैं। वो भी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये मौका है कि इससे ऊपर फायदा उठाया जाए, व्हाई नॉट। So these things you will have to see for another 1 or 2 days. But जहां तक हमें, कई मुल्क हैं जो चाह रहे हैं कि बातचीत से ये मुद्दा हल हो, पर अब जब इराक ये कह रहा है, जब ईरान ने कह दिया कि भाई लड़ाई आपने शुरू करिए, बंद मैं करूं, तो वो इसमें आ गए हैं कि अब हम जो काम धाम दंड फैल जो हमारे पास है हम उसको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो चीज ये है कि कितने दिन तक करोगे, बिकॉज अमेरिकन नॉट दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुपर पावर। इट इज नॉट कि भाई वो जोक है, कोई छोटी सी चीज है। सो दे आर रियली सुपर पावर, नो डाउट अबाउट इट। और ईरान कितने तक देर तक उनको सहले, कितने दिनों तक? तो दिस इज ए वेरी वेरी क्वेश्चनेबल, वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन, जिसके ऊपर ये सारी जो है डिबेट आगे भी चलेंगी। और लड़ाई जो है वो अभी अगले
12 घंटों में किस तरफ रुख लेती है, ये सामने आएगा। अब देखिए पाकिस्तान में भी वो हो गया, पाकिस्तान के एम्बेसी पर इन लोगों ने हमला किया तो वहाँ के जो मैरीन थे उन्होंने उनके अपने आदमी थोड़ा मार रहे हैं, उन्होंने बाहर के आदमी मार रहे हैं नेचुरली। जब उनके ऊपर अटैक होता सेल्फ डिफेंस में, उनको ऑर्डर है कि फायर करो, तो उन्होंने 22 आदमी मार दिए। तो ये वहां पर भी एक बड़ा भारी जो बवाल जो है वो खड़ा हो चुका है। तो चारों तरफ इस चीज को अभी देख रहे हैं। और दूसरा ये कि ईरान का अपना जो टॉप लीडरशिप है वो खत्म हो चुका एक चीज और समझना चाहेंगे सर, डिप्लोमेटिक चीजों को अगर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो सभी के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो या फिर कोई अन्य देश। लेकिन इस हमले के बाद से जो हालात हैं वो पूरी तरीके से बदल रहे हैं, इसका प्रभाव क्या दिख रहा है? यू आर एब्सोल्युटली राइट सोनम, क्योंकि इस वक्त हर आदमी यही सोच रहा है कि मैं अपना फायदा उठाऊं, कि मेरे को कहां पर फायदा है। बट आप देखिए कि हमारे रिलेशन भी सबके साथ अच्छे हैं। अब आप अगर देखिए कि अगर हम वी हैव टू नाउ, दैट इज व्हाई ये कहा जाता है कि कंट्री के दे शुड बी सेल्फ सफिशिएंट और संपन्न होनी चाहिए। क्यों? आज हमारा मुल्क जो था वो कभी आंख उठा के किसी से बात नहीं कर सकता था। आज हमारे जयशंकर जी बोलते हैं भाई हमें मत सिखाओ, हम जानते हैं हमें क्या करना और क्या नहीं करना। मैं तेल चाहे रशिया से खरीदूं या ईरान से खरीदूं या इराक से खरीदूं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ए टाइम हैड कम व्हेन वेरी बैडली मोदी जी हैड आइसोलेटेड दी ट्रम्प साहब, क्योंकि उनको ये है कि डॉलर में सब जाया जाए। और डॉलर को उन्होंने जब दूसरे मुल्कों से बातचीत करके ये कह दिया कि भाई व्हाई नॉट वी डील इन आवर ओन करेंसी, तो देयर वाज ए बहुत भारी बवाल उसके साथ। तो ये यू आर राइट, दूसरी कंट्रीज जो हैं वो सब सोचेंगी, क्योंकि ये जो लड़ाई जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह आजकल हमारे पास हथियार हैं और जिस तरह दुनिया के पास या हमारी कंट्रीज जो है, पर क्या है कि छोटी छोटी कंट्री, सुपर पावर 2-3 ही हैं जो हमारी, चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, ऑल दीज। तो आज हम भी अपने आप को एक सुपर पावर बोलते हैं डेफिनेटली कि वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसा ब्रिगेडियर साहब ने पहले बताया आपको कि लड़ाई जो शुरू हुई वो अपने बचाव के लिए भी इजराइल और अमेरिका ने इसको छेड़ा है। क्यों? वो नहीं चाहते थे कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जाए और ईरान जो है वो न्यूक्लियर हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली लॉन्ग रेंज उनको पता ही है कि अब गलती ये ईरान ने ये करी कि जितनी बेसिस थी अमेरिकन की आसपास इनके पास जो थी उन सब पे अटैक कर दिया। उन सब पे अटैक करने से क्या हुआ है कि जो अपने मुल्क इनको फ्रेंडली कंट्री जो इनकी जिनके अच्छे रिलेशन थे वो भी खराब हो गए। अब वो भी ये सोच रहे हैं कि भाई आपने हमारे को जो है वो बर्बाद कर दिया। तो अब ये अगले 24 घंटों में किस तरह और किस रुख लेगा ये हमें अब देखना पड़ेगा। एक चीज और ब्रिगेडियर खन्ना, एक बात है जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान नीति पर अगर नजर डाली जाए तो बिल्कुल साफ कर चुका है, क्योंकि चीन का अफगान में दखल बढ़ रहा था। यहां तक कि चाबार के इलाके में अगर नजर घुमाई जाए तो वहां पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें चीन का दखल ज्यादा था, चीन का प्रभुत्व नजर आ रहा था। इसी वजह से अमेरिका चाहता भी है कि चीन कंट्रोल में ही रहे, अनकंट्रोल ना हो किसी भी देश के अंदर। सोनम, चीन का जो है वो शुरू से रहा है एक एक्सपेंशनिस्ट देश है। वो अपने जो फुटप्रिंट्स हैं पूरी दुनिया में अलग अलग जगह फैला रहा है। बहुत लेट अमेरिका ने रियलाइज किया कि चीन जाके उसने ऑलमोस्ट जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पे उसके फुटप्रिंट्स हर जगह हो गए हैं। जो हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं वो कहाँ कहाँ उन्होंने नहीं फैला दिए हैं। और वो करने की वजह से वहां के जो खनिज पदार्थ हैं, जो लोकल रिसोर्सेज हैं, जो कि चाइना को चाहिए और चाइना उसी को लेके जो है बाकी विश्व में देगा, उन चीजों के ऊपर जो है वो अपनी कार्रवाई करते रहे। दूसरा, जहां से भी उनको दिक्कत महसूस होती है कि इस देश से जो है हमारा आगे हो सकता है टकराव हो, उस देश के आसपास आप देख ले, हमारे पास श्रीलंका के ऊपर जो है वहां पे उन्होंने अपने आप को एक तरह से स्थिर कर दिया है। बांग्लादेश हो गया, म्यांमार में भी, जबकि वहां पे कोई सी रूट नहीं है, पर वैसे म्यांमार के ऊपर भी जो है उन्होंने अब अपना एक
इम्प्रेशन कायम किया हुआ है। तो वो कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है यूरोप को छोड़ के जहां पे चीन अपना वर्चस्व कायम नहीं करना चाहता है। और ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये आगे आने वाले समय में आर्कटिक रीजन जो है, ये शायद मिडल ईस्ट की लड़ाई जो है उस हिसाब से ना हो, उतनी बड़ी जंग ना हो, पर आर्कटिक रीजन में जिस तरह से रेयर अर्थ मिनरल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, वो उसके ऊपर कब्जा पाने के लिए जो है ये तीन देश, रशिया ऑलरेडी है क्योंकि वो उसके पास पास पड़ता है। रशिया ने चाइना को भी मौका दिया कि आप हमारे साथ आए, हम दोनों मिलके जो है साझा होके एक्सप्लोरेशन करेंगे और जो वहां पे खनिज है उनका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। अमेरिका ये रियलाइज कर गया, अमेरिका भी कूद गया वहां पे। और ये आगे आने वाले समय में यूरोपियन देश भी आएंगे और ये उस टाइम मुझे लगता है एक विश्व ब्रिगेडियर युद्ध खन्ना, में यहाँ पर तब्दील। समझने वाली बात तो ये है कि यही चीज अमेरिका को हजम नहीं हो रही है कि दुनिया के अंदर किसी और देश का जो वर्चस्व है वो बढ़े। अमेरिका नहीं बिल्कुल चाहता, कतई भी नहीं चाहता कि वो चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, या फिर ईरान हो, या फिर कोई अन्य देश हो, किसी भी देश का वर्चस्व बढ़े, क्योंकि अमेरिका एक छत्र राज चाहता है पूरी दुनिया के अंदर। देखिए सोनम, एक टाइम ऐसा था जहां पे जब जब कोल्ड वॉर पीरियड था, तो उस टाइम एक यूएसएसआर का ब्लॉक होता था और एक वेस्टर्न वर्ल्ड का ब्लॉक होता था, जिसमें अमेरिकन जो है वो लीड करते थे। दूसरी साइड जो है यूएसएसआर थी, जिसमें रशिया, उसका काफी वहां पे दबदबा था। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो है अ, अब अमेरिका ने बोला कि अगर हमने अपने आप, हाँ, यूएसएसआर को खत्म करने में किसका हाथ था? अमेरिका का। अमेरिका ने इंश्योर कर दिया कि यूएसएसआर जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए, और रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, और भी बेलारूस हो गया, मतलब जितने ये सब वहां पे देश हैं वो किसी टाइम सब एकजुट होके एक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नीचे आते थे। तो वो बिल्कुल। खत्म होने के बाद अमेरिका का वो सिंगल हैंडेडली जो है पूरी दुनिया का बॉस बन गया। आज तक अमेरिकन ने इतने आप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की पूरे विश्व पे, पर ट्रंप ने 1.0 में और ट्रंप 2.0 में जो है उन्होंने ये सब कार्रवाई शुरू की। बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले वो एक बिजनेसमैन है, वो हर जगह वहां पे वो हाथ डाल रहे हैं जहां पे उनको ये लगता है कि ठीक है, मैं अपने देश के लिए तो जो कर रहा हूं, उसके बाद मेरी जो कंपनी है, चाहे मेरी शेल कंपनी है, चाहे मेरी प्रूवन कंपनीज हैं, उनको मैं बाद में क्या ट्रंप पूरा टाइम तो रहेंगे नहीं प्रेसिडेंट, बिल्कुल। तो उसमें क्या फायदा होगा? आप देखिए शरेआम गुंडागर्दी की उन्होंने वेनेजुएला में, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को जो है अगवा करके ले गए। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला जो है सेकंड लार्जेस्ट उत्पादक है तेल का। वैसे ही उन्होंने अपनी यहाँ ईरान में भी इसीलिए एक तरह से वो अपने आप को वहां पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, बिल्कुल। कंट्रोल करना चाहते हैं। न्यूक्लियर का तो वो समझ में आता है, पर उसके साथ उनको ये पता है कि 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल इज एक्सपोर्टेड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो एक उन्होंने ईरान के ऊपर कब्जा करके जो है बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, पर अपनी मर्जी की वो वहां पे अगर सरकार को स्थापित कर पाते हैं तो वहां के ऑयल फील्ड्स के ऊपर जो है वो उनका कब्जा रहेगा। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसके थ्रू ये पूरा ट्रेड चलता है, उसके ऊपर अमेरिकन कंट्रोल आ जाएगा। तो बिल्कुल। अमेरिका हर जगह ये करते जिद्दी। मैं बोलता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक नासमझ बच्चे जैसे हैं, जिद्दी हैं। हमारे देश के आप देखिए हमारे साथ उन्होंने क्या किया। ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा क्लियर कट हुआ है कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच वार्तालाप हुई है। उसके बाद डीजीएमओ जो है वो अपना प्रधानमंत्री साहब के पास गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर के पास गए हैं, और ये डिसीजन लिया गया कि हम जो है सीज फायर तो नहीं करेंगे, पर हम इस जो हमारा लेकिन ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि हमारी वजह से ही सीज फायर। नहीं, वो जिद आप देखिए, मतलब कोई एक, ये अगर वैसे देखिए तो बहुत छोटी चीज है। एक दुनिया का सबसे बड़ा देश का प्रेसिडेंट वो इस जिद को लेके बैठा हुआ है कि नहीं, मैंने करवाया, मैंने करवाया। और अब ये हर जगह उनकी मंशा चलती है। ये जो करंट लड़ाई हुई है ईरान और इजराइल। यूएस के बीच, ये वजह प्रेसिडेंट ट्रंप की जिद
और अल खमेनी की जो है जिद के पीछे हुई है, और कोई वजह नहीं है। अगर ये दोनों ही लीडर अपने अपने देश के थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते, समझ दिखाते, ईरान और अल खमेनी बोलते हैं कि मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं, मैं एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र हूं। और हाँ, ये मानना पड़ेगा, ईरान जो है वो एक नेशनलिस्टिक देश है, वहां के जो लोग हैं बहुत पैट्रियोटिक हैं। वो अलग बात है कि आज की डेट में दोनों खेमे में बट गए हैं, प्रो अल खमेनी थे और एंटी अल खमेनी थे। प्रोग्रेसिव वाले एंटी थे, और जो थोड़ा जिहादिस्ट माइंडसेट के थे वो अल खमेनी के उनके नक्शे कदम पे वो चलते थे। मरने एक के चीज बाद और क्या हुआ देखिए है, ब्रिगेडियर खन्ना, यहाँ पर मरने के बाद युद्ध जो है वो आगे बढ़ चुका है, अब दोनों देशों के बीच कुछ बचा नहीं है, लगातार बिल्कुल हमले किए जा रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले किए जा रहे हैं। पहले केवल हमले बेस पर थे, लेकिन अगर ऑयल रिफाइनरी पर टारगेट होता है तो इसका इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर क्या पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी, लोगों के खर्च बढ़ेंगे, जेब पर असर पड़ेगा। देखिए, ऑयल रिफाइनरी का जो जो ये वहां पे टारगेट कर रहे हैं, उसका असर पूरे देश की, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? ईरान का खुद का। ईरान जो है अपने आप को सस्टेन ये इसी तेल की वजह से कर रहा है, इसी तेल की वजह से उसका देश चल रहा है, बाकी वहां कुछ ऐसा है नहीं। तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ब्लॉक तो कर दिया आईआरजीसी की नेवी ने, पर उसका असर ठीक है बाकी दुनिया में चलेगा, बढ़ेगा, पर पूरा का पूरा ईरान जो देश है वो इकोनॉमिकली खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक तो 12-12 दिनों की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है इसराइल के साथ, और अब ये जो जंग चल रही है उसकी वजह से ईरान 15 से 20 साल और जो इकोनॉमिक पीछे छोड़ चला गया। एक चीज जी। और कहा जा रहा है सर कि आग और तेल का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही भयानक होता है, और ईरान के अंदर तेल है और आग उगल रहा है इजराइल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल मंदोत्रा, यू वुड लाइक टू स्पीक? आई थिंक आई हैव स्पोकन फॉर क्वाइट सम टाइम। आप यू कैन टेक ऑल इट। राइट, आपने बिल्कुल आग और तेल का रिश्ता जो है वो बताया, और इसका जो खमियाजा जो है वो ईरान को भी भुगतना पड़ेगा और पूरे ग्लोब को भी भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। सोनम जी, अभी तक जो ब्रिगेडियर साहब ने बातचीत करी उसमें बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी है। आप अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक जो क्या किन चीजों के पीछे जो दुनिया ये लोग जो सब घूम रहे हैं। पहला है मिनरल, दूसरा है ऑयल, तीसरा है न्यूक्लियर, और चौथा है मिसाइल्स। दीज ऑल दीज थिंग बिकॉज अब देखिए जिन जिन कंट्रीज में इनका इंटरेस्ट है वहां पर कुछ ना कुछ जो मिनरल जो है वो पाए जाते हैं, जिसको डेफिनेटली अमेरिकन जो है वो हथियाना चाहते हैं। बिल्कुल। आप देखिए, आपको याद होगा जब सद्दाम हुसैन को हमने मारा था इन्होंने, और उसको किस लिए? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और साला मिला वहां पर आपको कुछ भी नहीं मारा। बट दे वांटेड के ऑयल के ऊपर हमारा जो है वो रूल हो और ऑयल को हम कंट्रोल करें। तो इराक इज ऑल्सो ऑयल रिच कंट्री। तो बिल्कुल। अमेरिकन जो हैं इनका शुरू से ये रहा है कि भाई जहां जहां पर हमारा, जैसे ब्रिगेड साहब ने अपने बताया कि उनको मालूम है कि मैं प्रेसिडेंट तो थ्रू आउट तो प्रेसिडेंट रहूंगा नहीं, और अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं रहता हूं तो बाद में मेरा क्या होगा, मैं उसको पहले उसको भी सोचता रहूं साथ साथ। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ऑन द बैक ऑफ द माइंड ऑफ द मिस्टर ट्रम्प जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, एक नोबेल प्राइज का भूत भी जो है वो उनके पीछे जो है वो घूम रहा है। तो वो इस चीज को भी देख रहे थे, पर अब जो मामला है वो इतना बिगड़ चुका है कि वो जो क्वेश्चन था वो उसके ऊपर बड़ा भारी क्रॉस लग गया, खत्म हो गई वो बात। बिल्कुल। नहीं तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से वो इस लाइन में आए, पर अब जो है वो बात खत्म हो एक चीज और क्लियर करेंगे सर, गई। जिस तरीके से तीन देशों ने युद्ध जैसी स्थिति बनाई, लेकिन अब सऊदी अरेबिया खुलकर सामने आ रहा है कि आगे अब बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। उधर बहरीन में भी क्लियर हो चुका है कि हमारी सीमाएं हैं, हम तैयार हैं किसी भी स्थिति के लिए रिस्पॉन्ड करना हमारा अधिकार है। अब जो सभी दुनिया के, जिस तरीके से दुनिया के तमाम देशों के बीच संतुलन था वो बिगड़ चुका है। सोनम जी बिल्कुल ठीक है, आपने जैसा बताया कि देखिए संतुलन बिगड़ चुका है, बट संतुलन आने में भी टाइम नहीं लगता, नो टाइम। बट क्या हुआ क्या है कि देखिए आपने बताया
कि इराक ने एक सीधा बोला, ईरान ने, कि भैया स्टार्ट आपने किया है, खत्म मैं करूंगा। तो अब इसमें क्या हुआ है कि जो जिन मुल्कों को इन्होंने अटैक किया वो भी इनके अगेंस्ट हो गए और वो भी उनके शामिल हो गए, वो भी कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे। अब तमाम लोग जो हैं उस बदला लेने के चक्कर में घूम रहे हैं कि, पर चीज ये है कि इतनी बड़ी सुपर पावर जो अमेरिकन को छोटी मोटी पावर नहीं है, लेट्स पुट इट दिस वे, कि इनके पास कितनी मिसाइल्स होगी, 400, बिल्कुल 500, 600, 2000 चला लेंगे, क्या 4 दिन चला लेंगे। Americans are not like that. Americans are not sitting there. They have got बहुत बड़े भंडार उनके पास पड़े हैं। और अभी जैसे ईरान बोलता है तो मैं तो जी अभी वो फोके बम चला रहा हूँ, अभी मेरे जो असली बम है वो तो मैंने रखे हुए हैं, तो भाई चलाओ। अब चलाओगे तो अमेरिकन से भी कोई फोके बम थोड़ा रखे हुए उन्होंने भी, तो उधर देन यू यूरोप विल देश हैव। भी चेतावनी दे रहे हैं, इजराइल चेतावनी दे रहा है, अमेरिका चेतावनी दे रहा है, बिल्कुल सबकी तरफ से ये कहा जा सब। रहा है जितना सोचा नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, भयावह होगा। अब बचा क्या है सर, जो होगा। तो खमेनेई को देयरफॉर मार दिया, ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, बचा क्या है जिसकी चेतावनी आप जारी कर रहे हैं? अभी अभी यही होगा कि जैसा ट्रंप जी बोल रहे हैं हम्म कि ईरान वाले भाई सरेंडर मांग रहे हैं, भाई हमको बातचीत करो, हमसे बातचीत हम्म करो। तो अब ये मसला जो है, और आप 2 दिन वेट करिए, ये बातचीत उसी बात पे आएगी कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भैया आप ये हमसे बात करने को तैयार हो रहे हैं, तो मध्यस्थता कई मुल्क जो करने के लिए भी तैयार बैठे होंगे। तो ये कोई ना कोई ऐसा ग्रुप डेफिनेटली बनेगा जिसको हम बोलते हैं कि बातचीत से इसको सुलझाया जाएगा। तो बातचीत से ही सुलझाया जाएगा, नहीं तो तमाम लोग जो ये जो मुल्क लड़ भी रहे हैं उनको भी मालूम है कि हमारी क्या आगे क्या हश्र होगा, अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो किस तरह से नुकसान होगा, वो कहाँ तक हमको ले जाएगा। हम लोग कई मुल्क तो बिल्कुल फकीर हो जाएंगे। बिल्कुल जैसे अभी ऑयल रिच कंट्रीज हैं, दे विल बी फर्स्ट वन टू सफर, बिकॉज जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि वो तो है ही ऑयल के ऊपर। हम्म तो मध्यस्थता जरूर होगी अभी किसी ना किसी की, क्योंकि जैसा अब देखिए कि उनके पास लीडरशिप ही नहीं रह गई। 48 आदमी उनके मारे गए हैं जिन्होंने टॉप बातचीत करनी है, बैठना है, तो अब नए बंदे को बिठाना पड़ेगा। टॉपलिंग भी वो चाहते थे, तो एक लेकिन तो सर उनका यहाँ जो पर एम था ईरान वो, तो दावे पेश कर रहा है कि आप कितने मारेंगे, आप जितने मारेंगे हम उतने खड़े करेंगे। अभी देखिए खनमई साहब को उनका एक एम था खनमई साहब को मारना, वो उन्होंने मार दिया। अब दूसरा एम उसके साथ जो था वो बाकी के भी जो लोग थे इस मीटिंग के अंदर वो भी खत्म हो गए। अब खत्म होने, अब उसमें भी आ रहा है कि भाई किसने बताया, निकलेगा आस्ता आस्ता निकलेगा। अब ये थोड़ी निकलेंगी कि भाई यहाँ तक इतनी इंटेलिजेंस जो थी, खैर अमेरिकन के पास तो इसकी कमी नहीं है। जैसा अगर वो घर से उठा के किसी को ले जा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज उनके बिल्कुल पास जो कैपेबिलिटीज वो हैं। अब मध्यस्थता जरूर होगी, ये मेरी अपनी रीडिंग है कि कुछ कंट्रीज जो कि इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है वो कोशिश कर रही हैं बातचीत करने की। और जैसा कि ट्रंप साहब खुद भी कह रहे हैं कि ईरान रेडी है बातचीत करने के लिए, अगर रेडी है तो कोई ना कोई इसका ग्रुप बनाएगा, भाई बातचीत करो बैठकर और इसको सॉल्व करो, बंद करो इसको। बिल्कुल और क्योंकि लंबी लड़ाई अगर चली तो ये फिर कुरुक्षेत्र है, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी जिसमें कि पूरे दुनिया की तबाही होगी। और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी कोई भी कुछ नहीं इस पे कह सकता है। ये हम प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल वी हैव सीन दी वॉर्स, 71 वॉर मैंने खुद देखा, मैं खुद लड़ा हूँ उसमें, और उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो ये एक बड़ा भारी मुद्दा बन जाएगा। पर जहां तक मेरा अपना लगता है कि अगले 1-2 दिन में मध्यस्थता की बात या सरेंडर की बात, ये कोई ना कोई जो लीडरशिप है उभर के आएगी, जो कि ट्रम्प साहब के साथ बात करने के लिए, जैसे वो कह रहे यहाँ हैं पर ये कि देखने बात वाली करने के बात लिए। सबसे बड़ी है ना सर, कि यहाँ पर लड़ाई दो देशों के बीच छिड़ी थी, लेकिन अभी जद में कितने देश आ रहे हैं? 13 से ज्यादा, 13 से ज्यादा आ रहे हैं। इसका जवाब मैं देना जी चाहूंगा, बिल्कुल। इफ यू परमिट। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि जंग जो है सबसे पहले इजराइल और ईरान के बीच में थी, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो कि उस स्थिति में है जहां पे उसको अपने बचाव के लिए, अपने देश को वहां पे जिंदा रहने के लिए जो है वो ये लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका तो मीलों हजारों मील दूर बैठा है, उसको फर्क नहीं। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखते हुए वो इजराइल को वहां पे उन्होंने स्थिर किया हुआ है और मदद करते हैं।
दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो जंग हो रही है ये किस लिए हो रही है। ये पूरा एरिया जो है अमेरिका को पता है कि आने वाले 15 20 30 साल में जो है मिडल ईस्ट एक तो वैसे ही संपन्न हो रहा है, क्योंकि जितने अरब देश हैं, हम्म। आप बात कर रहे थे कि ये क्यों ईरान ने जो है इतने देशों को टारगेट किया है। इसकी 2 3 वजह है। जो सबसे बड़ी वजह है कि उनके पास एक एक्सक्यूज था कि हम चाहे बहरीन हो, कतार हो, सऊदी हो, यूएई हो, इनके ऊपर जो हम अटैक कर रहे हैं, तो हमारे पास एक रीजन ये देने के लिए कि वहां पे अमेरिकन बेसेस है, मिलिट्री बेसेस। इस वजह से उनको एक मौका मिल गया। ये और ये जेन्युइन भी लगता है। लेकिन यहाँ पर दैट्स सर इट। उन देशों की तरफ से भी ईरान को कोई सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि पलटवार किया जा रहा है कि अब हम भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा भी सपोर्ट अधिकार है रिस्पॉन्ड करने का। सपोर्ट सपोर्ट क्यों देंगे वो? हम्म। सपोर्ट क्यों देंगे? देखिए, ये जितने देश हैं, स्पेशली अरब वर्ल्ड, हम्म। ये प्रोग्रेसिव देश हैं। ये तो अपने देश को कहीं इकोनॉमिकली किसी और स्तर पे देखते हैं। हम्म। आज भी दुनिया में ये माना जाता है कि जो अरब के देश हैं ये बहुत ज्यादा संपन्न हैं, और वर्ल्ड की इकोनॉमी काफी हद तक ये भी कंट्रोल करते हम्म। हैं। तो इस वजह से ये देश तो किसी लड़ाई में आना ही नहीं चाहते हैं, हम्म। पर क्योंकि वो मिलिट्री बेसिस वहां पे थे तो टारगेट किया गया। बिल्कुल। फिर मुद्दा उठा के जी वहां पे होटल होटल पे अटैक हुआ है, वहां पे जो दुबई एयरपोर्ट है उसके ऊपर वहां अटैक हुआ है। ये चीज जो की गई है वो बड़ी सोची समझी अमेरिकन प्लानिंग थी, और हम्म। साथ ही साथ मैं बोलूंगा ईरानियन प्लानिंग भी। बिल्कुल। अमेरिकन अमेरिकन जो हैं उनके वहां बेस है, और ये बड़ा क्लियर ईरान ने बोला था कि हम आपको टारगेट करेंगे। देख, जबकि वहां पे हर चीज फोर्टिफाइड है, हम्म। अंडरग्राउंड है, हम्म। मतलब पर क्योंकि अमेरिका को पता था कि इतनी ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स छोड़े जाएंगे कि कुछ ना कुछ नुकसान होगा, उन्होंने अपने जो इंटेलिजेंस के जो सीआईए के नुमाइंदे थे या उनके मिलिट्री कमांडर्स थे या सोल्जर्स थे, उनको इन जगहों पे भेज दिया कि होटल में रह रहे हैं, होटल पे कैसे ये अटैक करेगा। और हम्म। साथ ही साथ जो है जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी ईरान अटैक तो नहीं करेगा। हम्म। तो इन इन रिहायशी इलाकों में जो है उन्होंने अपनी फौज के बंदों को रहने दिया, और वहां से वो ऑपरेट कर रहे थे। और इस चीज की जो है जानकारी जैसे भी लगी हो, ईरान को लगी, और इसी वजह से उन्होंने इन एरियाज को टारगेट किया। अब देखा क्या जा रहा है कि जी ईरान ने जो है वो मिलिट्री टारगेट छोड़ के उन्होंने जो वहां करना था वो तो किया ही किया, और साथ ही साथ ये रिहायशी एरियाज जो हैं जहां पे आम जनता रहती है उसको टारगेट किया। वर्ल्ड ओपिनियन में तो यही चीज फैलाई गई है। दूसरा, ईरान नहीं चाहता कि ये, क्योंकि देखिए ये जितने देश हैं ये इकोनॉमिक हब है वहां मिडल ईस्ट के, और इनका काफी जो असर पड़ता है पूरी दुनिया पे भी पड़ता है। बिल्कुल। तो ईरान ने उनके जहन में ये भी किया कि अगर हम इनके ऊपर अटैक करते हैं तो ये अमेरिका के पास भागेंगे कि भाई आप मध्यस्थता करें, हमें आपकी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी वजह से जो है ईरान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हमारा नुकसान कर रहा है, तो आप प्लीज दोनों बैठ के बातचीत करें और रिकनसाइल करें। आप देखिए, इसमें जो मध्यस्थता करने वाले देश है कौन है? मध्यस्थता करने वाले मिडिल ईस्ट के ही देश हैं। ओमान जो है वो काफी इंटरेस्ट इसमें ले रहा है। माफी के साथ तो सर आपको क्यों रोकना चाहेंगे, वक्त की कमी है, हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो देखिए, इन सबके बीच ईरान के दावे को इजराइल ने खारिज कर दिया है। खबर मिसाइल आई नहीं, इजराइल ने यह दावा पेश किया, लेकिन इस बात का खंडन भी नहीं किया जा रहा है कि मिसाइलें नहीं दागी जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।